हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष से शिखर तक। आज हम हिंदी साहित्य की श्रृंखला में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित व रचित है। और ये हिंदी साहित्य जगत में सबसे विश्वसनीय और सबसे चाहने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि सबसे संपूर्ण रूप से सभी इसमें काव्य की प्रवृत्तियाँ हो, चाहे किसी ऐतिहासिक दृष्टि से हो, चाहे किसी कवि की दृष्टि से हो, सभी इसमें संपूर्ण रूप से प्रकाशित किए गए हैं। और इसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने विभिन्न मत भी प्रस्तुत किए हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आज इनका पढ़ते हम प्रथम संस्करण का जो इनका वक्तव्य है उसके बारे में। चलिए शुरू करें। हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह है ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। हिंदी कवियों का एक जो वृत्त संग्रह है वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने प्रस्तुत किया था। और इनकी रचना थी शिव सिंह सरोज, जो कि सन 1883 में इनकी प्रकाशित हुई थी। उनके पीछे सन 1889 में डॉक्टर गिरियसन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हजारों हस्तलिखित जो हिंदी पुस्तकें देश में अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में जो अज्ञात पड़ी हैं, अतः सरकार की आर्थिक सहायता से सन 1900 में पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों व ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। किसने? नागरी प्रचारणी सभा ने। किसने? नागरी प्रचारणी सभा ने। कब? सन 1900 में पुस्तकों की खोज का जो काम है वो हाथ में लिया और सन 1911 में खोज की 8 रिपोर्टों को प्रस्तुत कर दिया। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके जो मिस्र बंधु कौन है? 3 भाई हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन्होंने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह है मिस्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का समावेश किया जाता है, उनको 3 भागों में प्रकाशित किया। इनके 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? सन 1913 में। ओके। और इनका जो चौथा भाग था वो प्रकाशित हुआ था सन 1934 में। कब प्रकाशित हुआ था? सन 1934 में। और 1910 में एक इनका हिंदी नवरत्न था जो 1910 में प्रकाशित हुआ था। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य में विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। कब से? जब विश्वविद्यालयों में हिंदी में जब उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य में जो विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास है उसकी आवश्यकता का अनुभव कौन कर रहे थे? छात्र भी कर रहे थे, उनके साथ साथ कौन कर रहे थे? अध्यापक भी कर रहे थे। फिर क्या हुआ? शिक्षित जनता की जिन जिन वृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उनके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि के लिए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन
दिखाई पड़ता था। सही बात है ये, क्योंकि जो साहित्य का जो इतिहास का जो हम सच्चा अध्ययन करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुसंगत काल विभाग तो होना ही चाहिए। उसके बिना क्या होगा, साहित्य इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों के संचित जो ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, एक ऐसी निर्दिष्ट सारणियों का उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वर्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल की केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं आता है, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। किसी भी वृत्त संग्रह को क्या नहीं बना सकता, इतिहास नहीं बना सकता। फिर है 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट बनाए। कौन लिख रहे हैं ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिख रहे हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं किन्होंने लिखा है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। क्या कि उन्होंने नोट तैयार किए जिनमें परिस्थितियों के अनुसार शिक्षित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा तैयार किया गया। किसने किया ये कच्चा ढांचा तैयार? रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा साहित्य और विकास देना भी स्थिर किया गया। ये जो हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये साहित्य का विकास नाम से लिखी थी। कब? सन 1929 में। ठीक है। फिर उसका विकसित रूप लिखा था इन्होंने, जो ये हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। अतः एक नियत समय के भीतर ही इस इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। क्या बोल रहे हैं ये? जो नियत समय था उसके भीतर ही इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा था। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर न इकट्ठी हो सकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था उतनी जो उस अवधि के भीतर मेरे से इकट्ठी नहीं हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान सामने रखकर यह कार्य पूरा किया। जो मतलब आवश्यक थे उन उपादानों को मैंने आपके सामने रखा है और मैंने मेरे कार्यों को पूर्ण किया है। लेकिन इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री की आवश्यकता मैं ज़रूरी समझता था वो उस अवधि के भीतर मैं इकट्ठी नहीं कर सका। इस पुस्तक में जिस पद्धति का मैंने अनुसरण किया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता हूँ। शुक्ल जी कह रहे हैं कि इस पुस्तक के अंतर्गत जिस पद्धति का मैंने अनुसरण किया है वो थोड़े से में उल्लेख कर देना मैं आवश्यक जान पड़ता हूँ। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा इसमें। पहले काल विभाग को लीजिए। किसको? काल विभाग को लीजिए। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं की रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष दूसरी ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले पर परिमाण में प्रथम के बराबर न होगी। जैसे अब इसमें यहाँ पे समझाया, यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं जैसे 10, 5, 6, 7
और 2 क्रम में मिलती हैं, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उनकी प्रचुरता कही जाएगी। मतलब एक 10 प्रकार की नहीं, 10 पुस्तकें एक जैसी मिली हैं, 5 एक जैसी, 6 एक जैसी, 7 एक जैसी, 2 एक जैसी। तो आचार्य जी कह रहे हैं कि जो 10 ढंग की पुस्तकें हैं ना, जिस मतलब 10 ढंग की पुस्तकें हैं उनकी प्रचुरता कहीं ज़्यादा मिलेगी। तो उसी हिसाब से इन्होंने कालक्रम का नामकरण भी किया है। यद्यपि शेष और ढंग की सभी पुस्तकें मिलकर 20 हो गई, मतलब ये टोटल तो हो गई 20, लेकिन 10 पुस्तकें इसमें जाता है, उसी के हिसाब से इन्होंने नामकरण किया है। यह तो हुई पहली बात। इनकी पहली बात क्या थी कि इनका कहना है कि जिस किसी भी एक ढंग की जो प्रचुरता मुझे अधिक, जिस काल में प्रचुरता, जिस चीज़ की प्रचुरता मुझे ज़्यादा दिखाई दी है, उसी के रूप में मैंने काल को भी विभाजित कर दिया है। एक ढंग तो है इनका ये कहने का। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। वो किस प्रकार से, किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग के जो अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोने में पड़ी मिल जाया करे। प्रसिद्धि भी किसी काल के लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभाग का नामकरण किया गया। जिस प्रकार से समझिए, जैसे रासो काव्य हैं, तो रासो काव्य के हिसाब से वो आदिकाल में रासो काव्य की रचना ज़्यादा हुई है, तो वहाँ पे जो आदिकाल को उन्होंने वीर गाथात्मक काल कहा है। किन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्यों? क्योंकि जो रासो काव्य थे उसमें वीरता का ज़्यादा वर्णन किया गया था। वहाँ पे जो मतलब राजा थे उनके शौर्य का वर्णन किया गया, उनकी वीरता का वर्णन किया गया। उसी प्रकार से कवि ने क्या कहा, क्या किया, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने क्या किया कि उसी के हिसाब से उस काल का नाम, आदिकाल का नाम, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया था, तो उसी को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दे दिया है, वीर काल दे दिया गया। उसका नाम क्या दिया है, चलिए आगे देखो, इसमें बता भी रखा है। क्या बता रखा है, इन्होंने बताया है कि आदि काल का नाम मैंने वीर गाथा काल नाम रखा है। क्यों रखा है, देखिए, उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। किस प्रकार की, एक तो अपभ्रंश की और एक देश भाषा की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधित हैं। जो अपभ्रंश की पुस्तकें, उसमें क्या है, जो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी हैं वो हैं, और जो साहित्य कोटि में नहीं आते हैं। अपभ्रंश की पुस्तकों का जो जैन धर्मों का तत्व निरूपण संबंधी किया गया ना, वो साहित्य की कोटि में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो जैनों के जो धर्म तत्व निरूपण हैं उनसे संबंधित हैं वो अपभ्रंश की पुस्तकें। फिर क्या, जिसका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से रहा था। साहित्य कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ भिन्न भिन्न विषयों या फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल में कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। ये इनमें से साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। कितनी हैं, 4 हैं। कौन कौन सी, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। कौन कौन से हैं जो साहित्यिक पुस्तकें मानी है ना रामचंद्र शुक्ल जी ने, वो हैं, आचार्य जी ने जो पुस्तकें मानी है वो हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। उसके बाद में उन्होंने देश भाषा की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध मानी हैं। वो कौन कौन सी हैं, देश भाषा की 8 पुस्तकें कौन कौन सी हैं, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो जो आला का मूल रूप है, और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। देखिए, खुमान रासो किसने लिखी है, दलपति विजय ने। बीसलदेव रासो किसने लिखी है, नरपति नालय ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चंद्रबरदाई ने। जय चंद्र प्रकाश लिखी है भट्ट केदार ने। जय मयंक जस चंद्रिका लिखी है मधुकर कवि ने।
परमाल रासो लिखी है जगनिक ने, और खुसरो की पहेलियाँ खुसरो की हैं, विद्यापति की विद्यापति पदावली है। ठीक है, ये इनके 12 ग्रंथ हैं। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम दो कौन सी हैं? जो बिसलदेव रासो को छोड़कर, कौन सी हैं? जो बिसलदेव रासो हैं, इनको छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक काव्य। किस प्रकार से देखिए, जो बिसलदेव रासो है ना, उसमें जो राजमती है उसके विरह का वर्णन है। ये एक श्रृंगारिक काव्य है, ये वीर गाथात्मक काव्य नहीं है, क्योंकि इसमें जो राजा हैं विसलदेव, जिसे विक्रय राज चतुर्थ भी कहते हैं, इन्हें जो विसलदेव हैं इनके वीरता का वर्णन नहीं है। इनमें ज़्यादातर राजमती के वियोग की कहानी है। ये काव्य है तो ग्रंथ है, तो ये वीर गाथात्मक काव्य नहीं है। और बाकी सब ये वीर गाथात्मक काव्य है, इसलिए इन्हें वीर गाथात्मक काल कहा है। किसको? आदिकाल को। चलिए, या राजनीतिक परिस्थितियों की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है। उनका सामान्य निरूपण इस प्रकार से है। किस प्रकार से है? जो उनका जो सम्यक निरूपण है पुस्तक में कर दिया गया। कौन सी में? जो मिस्र बंधु ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। किन्होंने? जो मिस्र बंधु है ना, उन्होंने आदिकाल के भीतर इतनी जो ये पुस्तकें हैं और इनके नामावली और दी है। कौन कौन सी हैं ये? एक है भगवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, संवत्सार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रासा, रेवंतगिरी रासा, नेमिनाथ चौपई, US माला, जिसे उपदेश माला भी कहते हैं। इनमें नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसे कि उनकी इस भाषा से स्पष्ट होती है। कौन सी? तो इनमें से नंबर 1 है ना, जो भगवत गीता, वो पीछे की रचना है, जैसा कि इस भाषा से स्पष्ट होती है। किस प्रकार से? ये भाषा ये है। तेहि दिन कथा कीन मन लाई। क्या कहा है? तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई। क्या है? तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमरऊ गुरु गोविंद के पाऊ। क्या बताया है? सुमरऊ गुरु गोविंद के पाऊ, अगम अपार है जाकर नाऊ। क्या है? अगम अपार है जाकर नाऊ। दोबारा से सुन लीजिए। तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमरऊ गुरु गोविंद के पाऊ, अगम अपार है जाकर नाऊ। ये क्या है? जो वीर रस की जो पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों में द्वित देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि व बेसवाड़ी समझते हैं। ठीक है, जो भाव को थॉट और विचार को फीलिंग कहते हैं। क्या कहा आचार्य जी ने? जो वीर रस की जो पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर अवधि और बेसवाड़ी समझते हैं। किस प्रकार से? जो वीर रस की जो पुरानी परिपाटी है उसमें क्या है कि जो वर्ण है ना, उनके जो वर्णों के जो द्वित को देख कर क्या बताते हैं? प्राकृत भाषा बता देते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि प्राकृत भाषा है ना, उसमें द्वित व्यंजनों की ज़्यादा उपलब्धता है वहाँ पे, तो द्वित व्यंजन देख कर क्या होगा? ये द्वित व्यंजन देख कर क्या होगा कि ये प्राकृतिक भाषा है, जो प्राकृत भाषा है। और चौपाई को देख कर क्या बताएंगे? ये अवधि या बेसवाड़ी भाषा है। तो उसी प्रकार से जो भाव है ना, उनको थॉट और विचार को क्या कहते हैं? फीलिंग कहते हैं। इनके हिसाब से वे यदि उद्धत पदों को संवत 1000 के या संवत
500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य नहीं है। कौन, जो ये उद्धृत जो पद है ना, ये 1000 के बताएं या 500 के बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का जो गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। क्या बताया है? सहस्र सो संपूर्ण जाना। क्या बताया है? जो सहस्र सो संपूर्ण जाना, जो मतलब 1000 का वर्ष है ना, उसको ही संपूर्ण जाना है। फिर क्या बताया है? अब रही शेष 9 पुस्तकों की बात। क्या रही? अब शेष 9 पुस्तकों की बात। उसमें नंबर 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर साहित्य कोटि में नहीं आ सकती हैं। जैसे नंबर 2 पे कौन सी है, देखिए आराम से निकालते हैं यहाँ पे। क्या बताया? 2 पे कौन सी है? 2 पे कौन सी है? वृद्ध निकार नकार। क्या है? वृद्ध नवकार। ये फिर 7 पे कौन सी है? तो 7 पे है जम्बू स्वामी रासा। फिर 9 पे कौन सी है? नेमिनाथ चौपई। फिर 10 पे कौन सी है? ओएस माला, जो उपदेश माला। ये क्या बताया इन्होंने? ये बताया आचार्य जी ने कि ये जो जैन धर्म है ना, इनके तत्व निरूपण है इसमें। ठीक है, क्या है? जैन धर्म के तत्व निरूपण है, और ये साहित्य कोटि की रचनाएं नहीं है। फिर नंबर 6 पे कौन सी थी? जो अनन्य योग है। नंबर 6 पे है अनन्य योग। अनन्य योग है, ये योग की पुस्तक है। फिर बची नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 3 की है वर्तमान। नंबर 3 की क्या है? देखिए, नंबर 3 की है वर्तमान और नंबर 4 की है संवत्सार। ये क्या बताई है इन्होंने? नंबर 3 और 4 ये केवल क्या है? नोटिस मात्र है। ठीक है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है, और इनमें क्या है? विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। समझ में आ गया? जो कितनी पुस्तकें बताई हैं? 10 में क्या है? एक पुस्तक तो बता दी इन्होंने ऊपर। क्या बताई? क्या बताई? जो नंबर 1 पुस्तक इन्होंने बताई। देखिए, ये जो नंबर 1 पुस्तक है कौन सी? जो भगवत गीता। ये तो इनकी पुरानी परिपाटी की है। हो गया। फिर उसके बाद में हमारे पास बची 9 पुस्तकें 10 में से। उसमें से जो 2 है, 2 कौन सी है? वृद्ध नवकार। 7 कौन सी है? जम्बू स्वामी रासा। 9 कौन सी है? नेमिनाथ चौपई। और 10 कौन सी है? ओएस माला, जो उपदेश माला। ये क्या है? ये जैन धर्म के तत्व निरूपण की हैं, जो कि साहित्य कोटि की नहीं है। फिर नंबर 6 की है हमारी पुस्तक, वो है योगसार। कौन सी थी नंबर 6 की? नंबर 6 की थी अनन्य योग। अनन्य योग है, वो योग की पुस्तक है। फिर बची 3 और 4। 3 और 4 हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक तो वर्तमान है, एक संवत्सार है। नंबर 3 है वर्तमान और नंबर 4 है संवत्सार। ये क्या है? ये नोटिस मात्र हैं, तो इनमें विषयों का कुछ विवरण नहीं मिलता है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची हैं जो वर्णनात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव हैं। एक में नंद के क्या है? एक में है वो नंद के जोनार का वर्णन है। किसका है? नंद के जोनार का वर्णन। और दूसरी है उसमें गुजरात के रेवतक पर्वत का वर्णन है। अतः इन पुस्तकों की नामावली में मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। कौन कह रहे हैं? आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी। किस काल में बता रहे हैं? ये वीर गाथात्मक जो नाम लिखा है इन्होंने, काल का जो नाम दिया इन्होंने, उनके बारे में बता रहे हैं कि मेरे जो मैंने वीर गाथात्मक काल दिया है, जो पीछे की जो 12 रचनाएं थी उनके आधार के ऊपर, तो उसमें मेरे लिए ये बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है जो पीछे किया उन्होंने। फिर है एक ही काल की और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, और वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं। कौन सी? एक तो निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। पहले हमने वीर कथात्मक काल के बारे में पढ़ लिया,
कि उसमें 12 रचनाएं उन्होंने प्रामाणिक बताई। उसके आधार पे उस काल का नाम उन्होंने दिया वीर गाथात्मक काल। कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी खुद कह रहे हैं। फिर आ गए वो भक्ति काल पे। भक्ति काल पे उन्होंने दो काव्य धाराएं बताई। कौन कौन सी? एक तो निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा, जो कि निर्दिष्ट की गई थी। कौन सी? फिर प्रत्येक धारा के दो दो शाखाएं लक्षित हुई। कौन कौन सी? जो निर्गुण धारा है उसमें तो एक तो ज्ञानाश्रय, एक प्रेमाश्रय। जो प्रेमाश्रय है ये सूखी शाखा है। क्या है? सूखी है, सूफी है, सॉरी, सूफी शाखा है। फिर सगुण, सगुण में कौन कौन सी आई? राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। इसमें जो ज्ञानाश्रय शाखा है इसके कौन थे? कबीरदास जी। प्रेमाश्रय शाखा के थे सूफी, जो सूफी बोलते हैं। जैसे ज्ञानाश्रय शाखा को क्या बोलते हैं? संत शाखा भी बोलते हैं। तो संत के कौन थे? कबीरदास जी। फिर यहाँ पे आ गए आपके प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी के थे सूफी। सूफी कौन थे? सूफी के थे प्रवर्तक जायसी। फिर सगुण में है राम भक्ति। राम भक्ति के कौन थे? तुलसीदास। कौन थे? तुलसीदास। और फिर कृष्ण भक्ति, और कृष्ण भक्ति के कौन थे? सूरदास। ठीक है, ये किन्होंने बताए हैं? ये आचार्य शुक्ल जी ने बताए। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरी से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान भी आएंगी। फिर बताया है रीतिकाल। रीतिकाल, रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली उनका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है? किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व को उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। तब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे, तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने में पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल में प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों के सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन व सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला। ये किसके बारे में कह रहे हैं? जब जो रीति काल है ना, उसमें 3 प्रकार से कवियों को बांटा गया है। रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। उसके आधार से कवि आचार्य जी कह रहे हैं कि मैं उन विभागों को अलग अलग बांटना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जब तक मेरे पास जो लक्षण हैं वो मेरे को नहीं मिलेंगे तो मैं उनको नहीं बांट सकता। अलग विभाग करने के लिए मुझे उसके लिए कारण भी बताना पड़ेगा कि मैं इन कारणों से इनको अलग अलग बांट रहा हूँ। फिर कह रहे हैं कि रीति काल के संबंध में 2 बातें और कहनी है। किसके काल में? जो रीति काल है ना, उसके संबंध में 2 बातें और कहनी है। किनको? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, रामचंद्र शुक्ल जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं। क्या बोल रहे हैं कि जो रीति काल के संबंध में 2 बातें और करनी है। क्या बातें करनी है? इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक प्रवृत्त हुआ हूँ। मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। क्या बता रहे हैं कि मैं इस साहित्य जो मेरा ग्रंथ है, साहित्य ग्रंथ, इसमें मैं कवियों का कीर्तन नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ एक जो इतिहास का जो पक्का और व्यवस्थित ढांचा है वो खड़ा करना चाहता हूँ। अतः कवियों की परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिस्र बंधु विनोद से ही लिए हैं।
क्या कह रहे हैं कि मैंने जो मिस्र बंधु विनोद है उसी से जो कवियों के जो परिचयात्मक हैं विवरण वो वहाँ से लिए हैं। अब क्वेश्चन आए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपने कवियों का जो परिचयात्मक है वो कहाँ से लिया, तो मिस्र बंधु विनोद से लिया है। कहीं कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर, दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई है। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम लिए हैं उतने ही जरूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। रीतिकाल या किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं की रीतिकाल या किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो कुछ संक्षिप्त विचार प्रकट किए वे दिग्दर्शन मात्र हैं। ठीक है। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं की जा सकती है। किसी कवि की आलोचना लिखनी होती होगी तो स्वतंत्र प्रबंध और पुस्तक में लिखूंगा। मतलब क्या कह रहे हैं कि इसमें मैंने कवियों के बारे में मैं पूरी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि अगर कवियों के बारे में जानकारी देता तो मैं ये बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाता। उस हिसाब से कह रहे हैं कि मैं कवियों की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा, लेकिन इसमें नहीं लिखूंगा। मैं बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार के साथ लिखना पड़ा है। मतलब जो ज़्यादा ही प्रसिद्ध कवि हैं उनके बारे में मैंने थोड़ा विस्तार से भी लिखा है। किसमें? इसी ग्रंथ में। पर वहाँ भी विशेष विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया। यह अवश्य है कि उनकी कुल प्रवृत्तियों को मैंने रसापयोगी और बुद्ध और कुछ को बाधक कहा है। ये हमने रीति काल तक पढ़ लिया है। हाँ, रीति काल तक इनके बारे में पढ़ लिया है। अब आगे आधुनिक काल और जो गद्य आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे अगले वीडियो में। इसको आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।